हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस 1985 दैट मीन्स एनडीपीएस एक्ट के ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को इजी लैंग्वेज में समझेंगे। लॉ स्टूडेंट और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आपको किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए, आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं। एंड मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं अगर आप कोई भी नोट्स चाहते हैं या फिर चाहते हो कि मैं कोई स्पेशल टॉपिक आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कवर करूँ यूट्यूब पर। स्टार्ट। ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले हम समझते हैं इसके एनडीपीएस एक्ट के ऑब्जेक्टिव, मतलब कि ये एक्ट बनाया क्यों गया था। ऑब्जेक्टिव अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू नारकोटिक ड्रग्स, ठीक है। नारकोटिक ड्रग्स से रिलेटेड लॉज को अमेंड और कंसोलिडेट करना था, इसलिए एक्ट बनाया गया। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, टू कंट्रोल, प्रोहिबिट एंड रेगुलेट द ऑपरेशन रिलेटेड टू एनडीपीएस, ठीक है। दैट मीन्स इलिसिट ड्रग ट्रेड को रोकने के लिए, ठीक है, प्रोहिबिट करने के लिए स्ट्रिक्ट प्रोविजन प्रोवाइड करना था, इसलिए ये एक्ट बनाया गया है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, टू मेक द स्ट्रिंजेंट प्रोविजन टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द एक्टिविटीज रिलेटेड टू एनडीपीएस। दैट मीन्स ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और रेगुलेट करना था। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, टू प्रोवाइड द लाइसेंस सिस्टम टू रेगुलेट कल्टिवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, सेल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनडीपीएस एक्ट। दैट मीन्स कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और सेल जैसे और ट्रांसपोर्ट के लिए लाइसेंस सिस्टम को इस्टेब्लिश करना था, ठीक है। नेक्स्ट है, टू प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एनडीपीएस एक्ट, ठीक है। इंटरनेशनल कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करना था जिससे ड्रग्स ट्रैफिकिंग पर कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। यहाँ हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव्स कवर। अब आते हैं हम डेफिनेशन से। सबसे पहले कौन सी डेफिनेशन दी है, कैनाबिस दैट मीन्स हेम्प विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 3 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट, ठीक है। सेक्शन 2 क्लॉज 3 में कैनाबिस या हेम्प को डिफाइन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द एनडीपीएस एक्ट कैनाबिस इंक्लूड्स 3 फॉर्म्स, ठीक है। कैनाबिस के 3 फॉर्म्स होते हैं, कौन कौन से, ए में चरस, सेकेंड में बी गांजा एंड द थर्ड वन इज़ द मिक्सचर। अगर कोई कैनाबिस की डेफिनेशन आपसे पूछे, पहले चरस, गांजा एंड इस मिक्सचर, थर्ड वन। अब इनकी हम डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं सबसे पहले ए में क्या कह रहे हैं, चरस। चरस किसे कहते हैं, द सेपरेट डिज़ाइन ऑब्टेन फ्रॉम द कैनाबिस प्लांट, इट मे बी क्रूड और प्योरीफाइड, इंक्लूड हाशिश ऑयल और लिक्विड हाशिश। दैट मीन्स कैनाबिस प्लांट से निकली गई डिज़ाइन को चरस कहते हैं और इसमें हाशिश और हाशिश ऑयल भी इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट गांजा। गांजा की डेफिनेशन क्या बता रहे हैं, द फ्लावरिंग और fruiting top of the cannabis plants, seeds and leaves are not included unless they are accompanied by the tops। इसका क्या मतलब है कि कैनाबिस प्लांट की फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स जो होती हैं उसको क्या कहते हैं, गांजा कहते हैं। और सिर्फ लीव्स या फिर उसके सीड्स को गांजा नहीं माना जाता जब तक उसके टॉप्स के साथ ना हो, ठीक है। सी में क्या कह रहे हैं, मिक्सचर, एनी मिक्सचर और ड्रिंक प्रिपेयर्ड फ्रॉम दी चरस और गांजा। दैट मीन्स चरस और गांजा से भी बनी हुई कोई भी मिक्सचर होगा या ड्रिंक होगी, वो भी उसको क्या कहेंगे, कैनाबिस में ही इंक्लूड होगी, उसको हम क्या कहेंगे, कैनाबिस ही कहेंगे। चरस और गांजे के मिक्सचर को भी क्या कहेंगे, हम कैनाबिस ही कहेंगे। नेक्स्ट अब है डेफिनेशन ऑफ कैनाबिस प्लांट। कहाँ दी गई है, सेक्शन 2 के और क्लॉज 4 के अंडर दी गई है इसकी डेफिनेशन। सेक्शन 2 क्लॉज 4 मीन्स एनी प्लांट ऑफ जीनस कैनाबिस, ठीक है। कैनाबिस प्लांट का क्या मतलब है, कैनाबिस जीनस का कोई भी प्लांट है उसको क्या कहते हैं, कैनाबिस प्लांट। नेक्स्ट अब आते हैं कोका डेरिवेशन की डेफिनेशन में जो गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 5 के अंदर दी गई है, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है देखते हैं। फर्स्ट वन में क्रूड कोकीन, इगोनिन एंड इट्स डेरिवेशन, थर्ड में कोकीन एंड फोर्थ में प्रिपरेशन, ठीक है। अब इनको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट वन में क्रूड कोकीन, एनी एक्सट्रैक्ट ऑफ कोका लीफ विच कैन बी यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कोकीन,
मीन्स कोई भी एक्सट्रैक्ट है कोका लीफ का जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली यूज़ किया जाता है क्या बनाने के लिए, कोकीन बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, ई कोकीन एंड इट्स डेरिवेशन, दैट मीन्स इंक्लूडेड द ई कोकीन फ्रॉम विच कोकीन कैन बी रिकवर्ड। ठीक है, इगोनिन से जो भी कोकीन रिकवर की जाती है वो भी कोका का डेरिवेशन के डेफिनेशन में आएगी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, कोकीन, कोकेन एंड इट्स सॉल्ट। ठीक है, आप इतना ही लिख देना, कोकेन और या फिर इसका कोई भी सॉल्ट है, ये भी कहाँ आएगा, कोका डेरिवेशन के डेफिनेशन में इंक्लूड हो रहा है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन कंटेनिंग मोर देन 0.1% ऑफ द कोकेन, दैट मीन्स ऐसी कोई भी प्रिपरेशन जिसमें 0.1% से ज़्यादा क्या हो, कोकीन हो, वो कहाँ इंक्लूड हो जाएगी, कोका डेरिवेशन बन जाएगी। ठीक है, ये चारों चीज़ को इंक्लूड करके क्या बन रहा है, कोका डेरिवेशन। डेफिनेशन कहाँ दी है, सेक्शन 2 क्लॉज 5 के अंदर। Then we have the next definition of coca leaf which is given under section 2 clause 6। कहाँ दी गई है कोका लीफ की डेफिनेशन, सेक्शन 2 6 क्लॉज के अंडर। ठीक है, द लीफ ऑफ द कोका प्लांट एक्सेप्ट अ लीफ फ्रॉम विच ऑल द एकोनिन, कोकीन एंड द अदर एकोनिन एल्कोइड हैव बीन रिमूव्ड। दैट मीन्स कोका लीफ का मतलब होता है कोका प्लांट की एक लीफ। ठीक है, लेकिन अगर उस लीफ में से कोकीन और इकोनिन जैसे एल्कोइड रिमूव कर दिए गए जाएं तो वो कोका लीफ नहीं मानी जाएगी। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, इट इंक्लूड्स एनी मिक्सचर कंटेनिंग दी कोका लीफ। ठीक है, ऐसा कोई भी मिक्सचर हो जिसमें कोका लीफ इंक्लूड होगा, ठीक है, कंटेन होगा, वो भी क्या होएगी, कोका लीफ ही मानी जाएगी। ठीक है, but does not include any preparation containing more than 0.1% of the cocaine। ठीक है, बट ऐसी किसी भी प्रिपरेशन को इंक्लूड नहीं किया जाएगा जिसमें 0.1% से ज़्यादा कोकीन होगी। ठीक है, नेक्स्ट, कोका प्लांट विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 7 मीन्स द प्लांट ऑफ एनी स्पीशीज ऑफ जीनस एंथ्रेक्सोजोल। जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी आप देख लेना। ठीक है, कोका प्लांट से क्या मतलब बता रहे हैं यहाँ पे, मीन्स जो भी ये जो मैंने आपको बताया जीनस एंथ्रोजोल के किसी भी प्लांट से है। ठीक है, देन कमर्शियल क्वांटिटी, इसकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 7A के अंडर। ठीक है, फर्स्ट वन थिंग मैं आपको कहना चाहूँगी, इस वीडियो में जितनी भी मैंने डेफिनेशंस कवर करी है एनडीपीएस एक्ट की, सभी डेफिनेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी छोड़ के नहीं जानी है। ठीक है, commercial quantity means any quantity greater than the quantity specified by the central government by the notification in the official gazette। that means commercial quantity का क्या मतलब बताया इन्होंने, ऐसी quantity जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई नोटिफिकेशन से ज़्यादा हो। ठीक है, अब इसकी अब डेफिनेशन भी पता होनी जरूरी है। इसकी डेफिनेशन वैसे आपको पनिशमेंट नहीं बताइए, पर आपको पनिशमेंट इसकी पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं बता देती हूँ, मैंडेटरी 10 to 20 ईयर ऑफ रिग्रेस इम्प्रिजमेंट एंड अ मैंडेटरी फाइन ऑफ 1 लाख to 2 लाख। ठीक है, मतलब 10 से 20 साल तक की सज़ा हो सकती है रिग्रेस इम्प्रिजमेंट, और 1 से 2 साल तक का फाइन, 1 से 2 लाख तक का फाइन भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए कमर्शियल क्वांटिटी एनडीपीएस एक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये कमर्शियल क्वांटिटी के ऑफेंसेस पर बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाती है। ठीक है, सबसे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मतलब कि एनडीपीएस एक्ट में कमर्शियल क्वांटिटी की ही दी जाती है। अब देखते हैं स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी की डेफिनेशन देखते हैं जो कहाँ दी गई है, सेक्शन 2 क्लॉज 23A के अंदर दी गई है। मीन्स एनी क्वांटिटी लेसर देन दी क्वांटिटी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। मतलब स्मॉल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी गई नोटिफिकेशन से, मतलब कि जो भी प्रिस्क्राइब लिमिट डिस्क्राइब करी गई है नोटिफिकेशन में दी गई है उससे कम है। ठीक है, आगे क्या है, इसकी पनिशमेंट भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इसकी पनिशमेंट वैसे डेफिनेशन में नहीं दी गई है, पर आपको इसकी पनिशमेंट भी पता होनी चाहिए। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी पनिशमेंट अप टू 1 ईयर ऑफ रिग्रेस इम्प्रिजमेंट, फाइन अप टू 10,000 और बोथ। ठीक है, मतलब 1 साल तक की सज़ा मिल सकती है और फाइन कितना हो सकता है, 10,000 तक फाइन हो सकता है, या फिर दोनों चीज़, सज़ा भी 1 साल की और फाइन भी। ठीक है, दोनों बोथ भी हो सकती है। स्मॉल क्वांटिटी एंड कमर्शियल क्वांटिटी एंड स्मॉल क्वांटिटी दोनों की डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में स्मॉल क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी का कंपैरिजन भी बहुत पूछ लेते हैं। ठीक है, इसलिए आपको पहले इसकी डेफिनेशंस बता देना, देन आप इसकी दोनों की पनिशमेंट बता देना, आप अच्छे से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे।
नेक्स्ट, illicit trafficking which is given under section 2 clause 8b. ठीक है, illicit trafficking की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? सेक्शन 2 8b के अंदर. सिंपली मीन्स एनी अनऑथोराइज्ड इन्वॉल्वमेंट इन द इलीगल ड्रग ट्रेड. ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? इट कवर डूइंग एनी ऑफ द फॉलोइंग थिंग विदाउट अ गवर्नमेंट लाइसेंस. गवर्नमेंट ऑथराइजेशन के बिना कोई भी इलीगल ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व होना, ठीक है, वो भी क्या है? इलिसिट ट्रैफिकिंग है. सिंपल लैंग्वेज में ये बता रही हूँ. ठीक है, और या फिर कोई भी पर्सन उसके पास लाइसेंस नहीं है, कोई भी मतलब कि एक्ट कर रहा है, कौन सा एक्ट जो मैं अभी आपको डिस्कस करूँगी वो वाले एक्ट कर रहा है विदाउट एनी लाइसेंस, वो क्या हो जाएगा? इलिसिट ट्रैफिकिंग के अंदर ही इन्वॉल्व हो जाएगा. ठीक है, फर्स्ट वन पॉइंट में क्या कह रहे हैं? कल्टिवेटिंग इलीगल प्लांट. ठीक है, कल्टिवेट कर रहा है इलीगल प्लांट्स. कौन कौन से प्लांट हो गए? जैसे कि कोका हो गया, कैनाबिस हो गया और ओपियम पॉपी हो गया, और मैन्युफैक्चर कर रहा है या फिर ड्रग्स को, ये क्या हो जाएगा? इलिसिट ट्रैफिक में ही इंक्लूड हो जाएगा. ठीक है, सिंपली क्या करना है फर्स्ट पॉइंट में? कल्टिवेटिंग इलीगल प्लांट्स और मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में क्या बता रहे हैं? बाइंग, सेलिंग, कीपिंग, ट्रांसपोर्टिंग, इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग इलीगल ड्रग्स. ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा? इलिसिट ट्रैफिकिंग हो जाएगा. ठीक है, थर्ड पॉइंट में भी क्या बता रहे हैं? अगर कोई हैंडलिंग कर रहा है या प्रोवाइड और हाइडिंग मनी, ठीक है, जो सपोर्ट करे किसी भी इलीगल ड्रग एक्टिविटीज़ में, ये भी इलिसिट ट्रैफिकिंग की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहे हैं? मैनेजिंग बिल्डिंग और स्पेस टू स्टोर ड्रग्स और शेल्टरिंग पीपल फॉर हु आर इन्वॉल्व इन दी ड्रग ट्रेड. मतलब अगर कोई पर्सन ड्रग स्टोर करने के लिए बिल्डिंग प्रोवाइड करता है, वो भी इलिसिट ट्रैफिकिंग होगा. या फिर किसी पर्सन को छुपाने के लिए कोई बिल्डिंग अपनी प्रोवाइड कर रहा है, तो भी वो क्या हो जाएगा? इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग की डेफिनेशन में आ जाएगा. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या पढ़ा? कल्टिवेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा. सेकंड पॉइंट में हमने क्या पढ़ा? बाइंग, सेलिंग, इंपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग पढ़ा. थर्ड पॉइंट में क्या पढ़ा हमने? हैंडलिंग, हाइडिंग मनी. एंड फोर्थ पॉइंट में क्या हमने पढ़ा? कोई ड्रग स्टोर करने के लिए या किसी पर्सन को छुपाने के लिए अपनी बिल्डिंग प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा? ड्रग ट्रैफिकिंग की डेफिनेशन में आ जाएगा. जितना हो सकता था मैंने आपको इजी से इजी लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड किए हैं, एंड जितना हो सकता था अच्छे से मैंने आपको समझाया है. ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो अवेलेबल ऑन माई चैनल डिस्क्रिप्शन. एंड आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. एंड आप कोई भी टॉपिक क्या चाहते हो कि मैं कवर करूँ, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या डीएम कर सकते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन है नारकोटिक ड्रग्स, जो कहाँ दी गई है? सेक्शन 2 क्लोज 14 के अंदर. मीन्स कोका लीफ, कैनाबिस, हेम्प, ओपियम, पॉपी स्टो एंड इंक्लूड्स ऑल दी मैन्युफैक्चर ड्रग्स. मतलब नारकोटिक ड्रग्स में इंक्लूड होते हैं कोका लीफ, कैनाबिस, ओपियम, पॉपी स्टो एंड लास्ट वन इज मैन्युफैक्चर ड्रग्स. ये एनडीपीएस एक्ट की डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. नेक्स्ट डेफिनेशन ओपियम डेरिवेशन, जो कहाँ दी गई है? सेक्शन 2 क्लॉज 16 के अंडर. अभी इसमें देख लेते हैं क्या क्या इंक्लूड होता है. पहले इसकी सिर्फ पॉइंट्स ही देखिए. मेडिकल ओपियम, सेकंड क्या है? प्रिपेयर्ड ओपियम, थर्ड वन क्या है? एक्सट्रैक्टेड सब्सटेंसेस, फोर्थ वन क्या है? मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंसेस एंड द फिफ्थ वन इज मिक्सचर्स. ठीक है, आप ये पॉइंट्स याद रख लेंगे, देन एक्सप्लेनेशन आपको खुद ही याद आ जाएगी. ठीक है, देखते हैं अब इसकी एक्सप्लेनेशन. फर्स्ट मेडिकल ओपियम में क्या कह रहे हैं? मेडिकल ओपियम दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट फॉर द मेडिकल यूज़. दैट मीन्स मेडिकल ओपियम वो ओपियम होता है जो मेडिकल यूज़ के लिए हो और मेडिकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हो. ठीक है, प्रिपेयर्ड ओपियम क्या कह रहे हैं? ओपियम दैट हैज़ बीन मॉडिफाइड और ट्रीटेड फॉर द पर्पस ऑफ स्मोकिंग. दैट मीन्स ओपियम को मॉडिफाइड या ट्रीट करके स्मोकिंग के पर्पस के लिए तैयार किया जाता हो. ठीक है, नेक्स्ट है एक्सट्रैक्टेड सब्सटेंसेस, स्पेसिफिक नेचुरल कंपाउंड्स फाउंड इन ओपियम दैट आर यूज्ड फॉर पेन रिलीफ सच एज दोस यूज्ड इन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन्स. इसमें कह रहे हैं कि ओपियम से कुछ नेचुरल कंपाउंड्स निकलते हैं जो कि पेन रिलीफ मेडिसिन में यूज़ होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या आ रहा है? मैन्युफैक्चर सब्सटेंसेस, इलीगल एंड हाईली एडिक्टिव ड्रग्स दैट आर केमिकली क्रिएटेड फ्रॉम ओपियम एक्सट्रैक्ट्स. इसका
इसका मतलब है कि कुछ सब्सटेंसेस हैं वो ओपियम के एक्सट्रैक्ट से केमिकली बनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें कुछ हाईली एडिक्टिव और इलीगल ड्रग्स भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, मिक्सचर एनी प्रिपरेशन और सब्सटेंसेस दैट आर कंटेन दिस कॉन्क्रीटेड ओपियम एक्सट्रैक्ट और इलीगल मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स। दैट मीन्स ऐसी कोई भी प्रिपरेशन या मिक्सचर हो जिसमें ओपियम डेरिवेशन या मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स मौजूद हो, और वो भी ओपियम डेरिवेशन की डेफिनेशन में आता है, ठीक है। अगली डेफिनेशन है ओपियम पॉपी, जो कहाँ दी गई है, सेक्शन 2 क्लॉज 17 के अंडर। द स्पेसिफिक प्लांट स्पीशीज नोन एज साइंटिफिकली एज पेपावर सोमनीफेरम, एनी अदर स्पीशीज ऑफ पेपावर plant genus from which opium or mind altering alkaloid like morphine or codeine can be extracted, provided by the central government has officially declared it to be an opium poppy in the official gazette, ठीक है। इसका मतलब मैं बताती हूँ आपको सिंपल लैंग्वेज में क्या लिखना है। पेपावर सोमनीफेरम प्लांट या फिर कोई ऐसा पेपावर स्पीशीज़ हो जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू करके, ठीक है, ओपियम पॉपी डिक्लेयर करा हो, उसे क्या कहेंगे हम, ओपियम पॉपी कहेंगे। पॉपी स्टो सेक्शन 2 क्लॉज 18, ठीक है। कहाँ डेफिनेशन है पॉपी स्टो की, सेक्शन 2 क्लॉज 18। और ऑल पार्ट्स एक्सेप्ट द सीड्स ऑफ द ओपियम पॉपी प्लांट आफ्टर हार्वेस्टिंग, ठीक है। हार्वेस्टिंग के बाद ओपियम पॉपी प्लांट के सभी पार्ट्स जो होते हैं उसे क्या कहेंगे हम, पॉपी स्टो कहेंगे। बट इसमें से क्या एक्सक्लूड कर देंगे, क्या नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट सीड्स, whether in their original form or cut, crushed or powder, and whether or not juice has been extracted। इसका मतलब है कि चाहे पॉपी स्ट्रॉ जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में हो या फिर प्लांट कट, क्रस्ट या फिर पाउडर फॉर्म में हो, फिर भी उसे पॉपी स्ट्रॉ ही माना जाएगा। अगर उसमें से जूस को एक्सट्रैक्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, फिर भी वो क्या होगा, पॉपी स्ट्रॉ ही होगा। आपको नोट्स चाहिए इस वीडियो के, आपको मिल सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं टेलीग्राम पे या फिर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस चैनल के। इसकी लास्ट डेफिनेशन देख लेते हैं इस वीडियो में कौन सी है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। द डेफिनेशन गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 23 मीन्स एनी सब्सटेंसेस नेचुरल और सिंथेटिक और any natural material or any salt or preparation of such substances included in the list of schedule of the act. That means psychotropic substances का क्या मतलब है, natural substances या फिर synthetic substances, natural material या फिर salt, ठीक है, एनी सॉल्ट, इन या फिर इन सभी की प्रिपरेशन जो एनडीपीएस एक्ट के शेड्यूल में इंक्लूडेड हो, वो क्या हो माने जाएंगे, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। तो फ्रेंड्स, आज हमने एनडीपीएस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स और इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को इजी लैंग्वेज में समझा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की इसकी प्रोविजंस, एनडीपीएस एक्ट की प्रोविजंस और जो भी ऑफेंसेस है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, मेरे नोट्स पसंद आए हो, वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द इजी नोट्स। एंड आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं, एंड व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो गिवन इन माय डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।